सुखान दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। नौरंगदेसर में चोहिलावाली में भाजपा ने किया किसान कल्याण ग्राम चौपाल का आयोजन। निगेटिव रिपोर्ट आने के बाद भी फेफड़ों पर असर डाल रहा कोरोना, इसलिए जागरूक होना जरूरी, बोले डॉक्टर सांकेत। विश्व मानसिक दिवस पर मनाया वृद्धाश्रम, जिला जेल में लगाया गया कैंप। कोविड-19 के बाद हनुमानगढ़ में शुरू होगी वाटर लाइन, बोले सांसद। केंद्र की मोदी सरकार की कृषि सुधार विधेयकों के बारे में किसानों को जागरूक करने को लेकर किसान कल्याण संपर्क अभियान के तहत शनिवार को ग्राम चौपाल का आयोजन ग्राम पंचायत नौरंगदेसर और चोहिलावाली में किया गया। पूर्व जल संसाधन मंत्री डॉक्टर रामप्रताप ने किसानों को बताया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किसानों के कल्याण के लिए लाए गए विधेयकों ने किसानों की तकदीर और तस्वीर बदलने की प्रतिबद्धता जाहिर की है। अफसोस तब हुआ जब कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस शासित राज्यों को यह कहा कि इन विधेयकों का विरोध करें। इसका मतलब सोनिया गांधी नहीं चाहती कि किसानों का कल्याण हो, उपज के अच्छे दाम मिले, उनका रकबा बढ़े, उनकी आय दोगुनी हो। ये जो कागज पड़े हैं ना, ये वाला थोड़ा ये घोषणा पत्र है, कागज 2019 का चुनाव है, तो हर एक पार्टी चुनाव में आपको घोषणा पत्र दिखाया कि राज आसन को भेजा है काम करा। जो ये 3 कानून अभी है जिनके बारे में अध्यक्ष ने जिक्र किया, तीनों का पत्र सुना रहा है, तीनों का कांग्रेस ने लिख रखा है कि हमारा राज आसन को ब्लेम करेगा। और राज है उन्होंने बहुत अच्छी करके विरोध करें घोषणा पत्र में भी सर भाजपा जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई ने कहा कि भाजपा का किसान कल्याण संपर्क अभियान कृषि विधेयकों की खूबियों के सच साबित करने का अभियान है। मोदी सरकार का पहला विधेयक कृषि उपज व्यापार, वाणिज्य, संवर्धन एवं सरलीकरण विधेयक 2020, इसके माध्यम से किसान अपनी उपज को मंडी के बाहर भी बेच सकता है, स्वयं द्वारा तय कीमत पर कहीं भी बेचा जा सकता है। इससे पहले मंडी के कानूनों के मर्यादा में बंधे थी। कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते हुए बलवीर बिश्नोई ने कहा कि कांग्रेस का यह भ्रम फैला रही है कि मंडियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन सच तो यह है कि मंडियां पहले की तरह चलती रहेंगी। जो कानून पास हो गया वो कानून सारे देश में लागू होता है। केवल लोकसभा हमारे सांसद महोदय जाते हैं तो उसमें ये नहीं कि हमारी ये सड़क नहीं बनी, ये गली नहीं बनी, ये खंबा नहीं लगा। उनका काम है लोकसभा में कानून पास करना, जो समय के अनुसार जो मांग होती है। और ये एक समय की मांग थी कि इस देश के किसान को भी ये आजादी मिलनी चाहिए कि वो अपनी फसल का मूल्य खुद तय करे और जहां अपनी मर्जी आए वहां उसको विक्रय करे। कोरोना महामारी तेजी से फैल रही है, अभी तक इसकी वैक्सीन भी नहीं बनी। ऐसे में लोग अपनी सुरक्षा कैसे करें, इसलिए स्काई चैनल पर आज आपको रूबरू करवा रहे हैं डॉक्टर नरेश संकलेचा से। किस प्रकार कोरोना फेफड़ों पर असर डालता है, देखिए रिपोर्टर प्रदीप पाल की पूरी रिपोर्ट। कोरोना का बचाव ही उपचार है। डॉक्टर की माने तो वायरस से ठीक होने के बाद भी कुछ लोग वापस अस्पताल का रुख कर रहे हैं। निगेटिव रिपोर्ट आने के बाद भी फेफड़ों पर असर डाल रहा कोरोना, इसलिए जागरूक होना बेहद जरूरी है कि मास्क अवश्य लगाएं। डॉक्टर नरेश संकलेचा ने बताया कि हनुमानगढ़ जिले में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना को लेकर लोग अभी भी गंभीर नहीं हैं। यह वायरस फेफड़ों पर विपरीत असर डाल रहा है, इसके बाद भी लोग जागरूक नहीं हो रहे। कोरोना कितना खतरनाक है, इसके बावजूद भी कई जगहों पर लोग आज भी बिना मास्क के घूम रहे हैं, जो कि गलत है। डॉक्टर संकलेचा ने बताया कि कोरोना कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा एक्सरे रिपोर्ट से भी लगाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि 2 गज की दूरी बनाए रखिए, बार बार हाथ साबुन से धोएं, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। कोरोना इन्फेक्शन अभी जो फैला हुआ है हनुमानगढ़ जिले में भी काफ़ी बहुत ज़्यादा है और काफ़ी लोग इससे चपेट में आ रहे हैं। पहली बात तो लोग इसको बड़ा सामान्य तरीके से ले रहे हैं, इसको एक कॉमन फ्लू लाइक वायरस मान के और बड़े लाइटली ले रहे हैं और बड़ी लापरवाही बरत रहे हैं, इसी कारण ये फैल रहा है। तो मैं लोगों को ये बताना चाहूँगा, ये कॉमन फ्लू लाइक नहीं है, ये बहुत ही सीरियस इन्फेक्शन है, जिसके कारण 5% लोगों में तो परमानेंटली आपके फेफड़े डैमेज कर देता है। हमने कुछ पेशेंट के सीटी स्कैन जो 1.5 महीने पहले किए थे, अभी वापस रिपीट में किए तो उनके फेफड़ों में लंग फाइब्रोसिस वाली कंडीशंस हो रही है, मतलब वो है कि परमानेंटली डैमेज हो गए हैं और कई लोगों में बीमारी लंबी चल रही है
जिसमें खांसी चलना, मतलब महीने महीने भर से अभी तक सही नहीं हुई है, और वीकनेस फील करना, भूख न लगना और सांस फूलना, मतलब 1-2 महीने से उनके अभी तक सही नहीं हो पा रहा। इसलिए मेरे लोगों से ये विनम्र अनुरोध है कि इसको लाइटली नहीं लें, केवल कुछ बातें ध्यान रखने की है, जैसे आप प्रॉपर तरीके से मास्क लगा कर रखें और भीड़ भाड़ वाले इलाकों से में जाने से बचें, और थोड़ा सा दूर रह के बात करें। जब भी आपको किसी से बात करनी है तो 5 फीट दूर रह के बात करें, और कांटेक्ट टाइम आप अपना कम रखिए। जितना लोगों से बात करने का कांटेक्ट का टाइम कम होगा, उतना आपका संक्रमण के चांस कम हो जाएंगे। तो ये छोटी सी बातें हैं, जो छोटी सी सावधानी यदि पब्लिक रख लें तो कोरोना संक्रमण काफ़ी हद तक काबू में किया जा सकता है। निगेटिव होने के बाद भी फेफड़ों पर पड़ रहा असर। जी हां, सीटी स्कैन में ली गई तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक स्वस्थ व्यक्ति के फेफड़े कैसे दिखते हैं। शुरुआती दिनों में फेफड़ों में दाग हल्के होते हैं, जिसे चेस्ट एक्सरे पकड़ नहीं पाता। HRCT के टेस्ट के जरिए इन दागों को आसानी से देख सकते हैं। लक्षण के 4 से 5 दिन बाद जांच करवानी चाहिए। 40% फेफड़े डैमेज होने पर सांस लेने में तकलीफ होती है। फेफड़ों के 5 से 10% डैमेज होने पर शरीर को पता ही नहीं चलता। जब डैमेज होने का स्तर 40% तक पहुंच जाता है तो सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। जब ये 60% तक पहुंच जाता है तो मामला गंभीर हो जाता है। मरीज को ICU में एडमिट करना पड़ता है। ये रोगी मरीज का है। ये 20 दिन पहले भी जिनका सिटी हुआ था, अभी भी हमने सिटी कल किया है। इसके एक्सरे में जो ये वाइट जो पैच आ रहे हैं, ये मतलब ये इसके अभी भी दाग हैं, मतलब लंग डैमेज है। ये जो कितना एरिया इन्वॉल्व है इसका। ये पहले पॉजिटिव आया हुआ था क्या? हाँ, ये 15-20 दिन पहले पॉजिटिव आया था। अभी हमने कल इसका रिपीट सिटी किया तो इसमें भी ये अभी तक दाग इसके क्लियर नहीं हुए हैं। आप देख सकते हैं ये, तो इसका 50% लंग इन्वॉल्व है पूरा। तो इससे बच के रहना बहुत जरूरी है। आप किसी पेशेंट में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते किसमें इसका कोर्स कैसा रहेगा। यंग पेशेंट भी इसकी चपेट में आ रहे हैं, इनमें भी गंभीर संक्रमण हो रहा है। कोरोना जो RT-PCR टेस्ट होता है वो वायरस को डिटेक्ट करता है, लेकिन जब वायरस एक बार जब आपके अंदर फेफड़ों में डैमेज कर जाता है तो उसकी हीलिंग फाइब्रोसिस के द्वारा होती है। फाइब्रोसिस मतलब वो लंग अस्थायी रूप से डैमेज हो गया उस पार्ट। किसी के 10% हो रहा है, किसी 20% हो रहा है, किसी के 40% हो रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत वो दाग छोड़ के जा रहा है 10-20% लोगों में। तो इसलिए ये है कि इसका अभी कोई उपचार नहीं है पुख्ता। जो भी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वो सिम्टोमेटिक है, तो इसलिए सावधानी रखना बहुत जरूरी है। डॉक्टर सांकलेचा ने आमजन से अपील भी की कि लोग कोरोना को हल्के में नहीं लें। लापरवाही की वजह से कोरोना ज्यादा फैल रहा है। यह बहुत ही सीरियस इन्फेक्शन है। इसे लोगों के फेफड़े डैमेज कर देते हैं। इससे कमजोरी फील होना, भूख नहीं लगना आदि लक्षण भी दिखाई देते हैं। ऐसे में भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें और सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की पालना करें। सावधानी जो गाइडलाइंस चल रही है इसको फॉलो करें, नहीं तो हो सकता है बहुत आप मुश्किल में फंस सकते हो, और हो सकता है इसमें डेथ भी हो रही है, यंग डेथ भी हो रही है काफ़ी, और अनएक्सपेक्टेड कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, जैसे हार्ट अटैक आना, हार्ट की मसल्स का इन्वॉल्व होना, थक्के जम जाना बॉडी में, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाना। तो ये बड़ी घातक तरीका इन्फेक्शन है, इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक दिवस मनाया गया। इसके तहत शनिवार को वृद्धाश्रम, सेंट्रल जेल तथा जिला अस्पताल में कैंप लगाए गए। कैंप में मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर भाल सिंह गोदारा ने मानसिक रोग के बारे में फैली भ्रांतियों के बारे में लोगों को जानकारी दी। डॉक्टरों के मुताबिक विश्व मानसिक दिवस सप्ताह भर चलता है। इस दौरान प्रतिदिन 40 से ज्यादा व्यक्तियों की मानसिक स्वास्थ्य की जांच की जाती है। इस मौके पर डॉक्टरों ने खुद को मानसिक स्वस्थ रहने के टिप्स भी बताए। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस विश्व में मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में जागरूकता लाने और मानसिक स्वास्थ्य की सहयोगात्मक प्रयासों को संगठित करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस को लेकर इस वर्ष 2020 का थीम सभी के लिए मानसिक स्वास्थ्य है। खुद को अकेलेपन से बचाएं तो बेहतर होगा। आज 10 अक्टूबर है और 10 अक्टूबर का दिन विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा एक थीम जारी की जाती है। जैसे इस बार थीम है इन्वेस्टमेंट एंड एसेस, यानी मानसिक स्वास्थ्य के बारे में लोगों ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हों, और जब भी कोई किसी प्रकार का मानसिक रोग लगे तो तुरंत मनोचिकित्सक से संपर्क करें।
यानी जो समाज में मानसिक स्वास्थ्य के बारे में भ्रांतियाँ फैली हुई है उन्हें दूर करने के लिए, अवेयरनेस लगाने के लिए ये मानसिक सप्ताह और आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। मानसिक रोग विशेषज्ञ के मुताबिक वर्ष 1992 में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की शुरुआत हुई थी। उन्होंने बताया कि जो लोग डिप्रेशन या अवसाद में जी रहे हैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अधिकतर अकेले में रहने वाले डिप्रेशन और अवसाद के चलते आत्महत्या कर लेते हैं। कोविड-19 के संक्रमण काल के दौरान ज्यादातर लोगों में मेंटल इलनेस होने के बाद भी लोग बीमारी से जूझते रहते हैं। समाज व परिवार में जागरूकता के अभाव में मनोरोग चिकित्सक से परामर्श का लाभ नहीं ले पाते। ऐसे लोगों को ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। मानसिक बीमारी किसी भी उम्र में हो सकती है। वर्तमान समय में कोरोना काल की वजह से स्कूली बच्चों पर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है। उन्होंने बताया कि लोगों में जागरूकता लाने के लिए 10 अक्टूबर तक सप्ताह का आयोजन किया गया था। फिर भी जिन्हें देरी से सूचना मिली है तो वे बेझिझक आकर परामर्श ले सकते हैं। हमारे यहाँ भी हनुमानगढ़ ज़िले में भी हमने इस मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर वृद्धाश्रम में कैंप लगाया है। जिला कारागृह में भी जाकर डॉक्टर ओ.पी. सोलंकी जी ने कैंप लगाया है और हमारे यहाँ जिला चिकित्सालय में इस तो रूटीन की तरह ओपीडी हम लोग देख ही रहे हैं। आज की ओपीडी लगभग 40-50 के आसपास है। मानसिक रोग कई प्रकार के होते हैं। इनमें डिमेंशिया, डिसलेक्सिया, डिप्रेशन, तनाव, चिंता, कमजोरी याददाश्त, बाइपोलर डिसऑर्डर, अल्जाइमर रोग, भूलने की बीमारी आदि शामिल हैं। अत्यधिक भय और चिंता होना, थकान और सोने में समस्या होना, वास्तविकता से अलग हटना, दैनिक समस्याओं में निपटने में असमर्थ होना, समस्याओं और लोगों के बारे में समझने में समस्या होना, शराब व नशीली दवाओं का सेवन, हद से ज्यादा क्रोधित होना आदि मानसिक बीमारी के लक्षण हैं। इसलिए ऐसी स्थिति में तुरंत आप नजदीकी मानसिक रोग विशेषज्ञ से परामर्श लेने जरूर जाएं। मानसिक रोग के लक्षण की जहाँ तक बात करें तो इनमें मुख्यतः जैसे नींद न आना, डर लगना, बेचैनी, घबराहट, मन में उदासी, बहुत कम बात करना या बहुत ज़्यादा बात करना, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आना या ऐसा गाली गलौज करना जो हमारे समाज में जिन्हें बुरा माना जाता है, ये मुख्यतः मानसिक रोगों के लक्षण है। जहाँ तक बचाव और उपचार का बात है तो अच्छी नींद लें, अच्छा पौष्टिक आहार लें और अपने आसपास के वातावरण को सही रखें, योगा करें, मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें। इन सब से इन लोगों के बचाव में काफ़ी सहायता मिलती है। और फिर भी अगर किसी को भी मानसिक रोग के लक्षण हो जाते हैं तो समाज में जो फैली हुई भ्रांतियाँ हैं उनको दरकिनार करते हुए उस मरीज़ को मनोचिकित्सक तक पहुंचाने का कष्ट करें ताकि उचित समय पर उसको इलाज दिया जा सके। हनुमानगढ़ दौरे पर आए सांसद निहाल चंद मेघवाल ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि हनुमानगढ़ में वॉशिंग लाइन कोविड-19 के बाद शुरू होगी। उन्होंने कहा कि वॉशिंग लाइन का मुद्दा मैंने संसद में उठाया था, लेकिन अभी कोविड-19 की वजह से सभी काम रुके हैं। ऐसे में कोई काम नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि आज तक मैंने जितनी भी घोषणाएं की उन्हें पूरा किया है, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, इंडोर स्टेडियम हो, सभी काम पूरे किए जाएंगे। भौगोलिक दृष्टि से देखते हुए हनुमानगढ़ में वॉशिंग लाइन बनाई जाए, हनुमानगढ़ से नई दिल्ली के लिए ट्रेन बनाई जाए और हम आप इसको हाँ जी। और मैं ये कहूँगा, एक मिनट में ये कहना चाहूँगा सांसद महोदय, आप गंगानगर को हवाई सेवा से दिल्ली से जोड़ रहे हैं। आपने जयपुर को गंगानगर से हवाई सेवा से जोड़ दिया, तो हनुमानगढ़ में क्या आपत्ति है? आप हमें बताइए। हम 40 साल से आपके वर्कर हैं और कार्यकर्ता हैं। इस पर अमल होना चाहिए साहब। हम आपके प्रतिमा लगवा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग लाइन का मैंने मुद्दा उठाया था, लेकिन अभी कोविड-19 की वजह से सारे काम हमारे रुके हुए हैं। कोई काम की शुरुआत हो नहीं रही है। कोविड-19 के बाद में केंद्र सरकार ने कहा है कि इस मुद्दे को हम लोग पार्लियामेंट में लेके इसको स्वीकृत करेंगे। कई बार पहले भी आप मुद्दा उठाते हैं, लेकिन वॉशिंग लाइन का हो नहीं रहा है। कब तक हो पाएगा? नहीं, मैं बोल रहा हूँ अभी कोविड-19 की वजह से रुका हुआ है। आप पहले वो धन्यवाद दो केंद्र सरकार को, जिन्होंने केंद्र सरकार ने यहाँ से ट्रेनिंग की शुरुआत की थी, सारे रेलवे स्टेशन बनाए थे, सारा काम किया था। यहाँ पे इंडोर स्टेडियम की अगर मैंने घोषणा की तो वो बनाए, जो मैंने घोषणा की तो बनाए। इसके लिए मैं यही कह रहा हूँ कि यहाँ पे वॉशिंग लाइन बनेगी। कोविड-19 की वजह से ये रुका हुआ है, इसके बाद में इसको काम को हम लोग पूरा करेंगे।
पत्रकारों ने सांसद से शिक्षा नीति 2020 के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि केंद्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुत ही अच्छी नीति है। उन्होंने कहा कि श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले के बच्चों को यह पता नहीं है कि यहाँ कालीबंगा सभ्यता है, जो कि विश्व की सबसे प्राचीन मोहनजोदड़ो की करीब 8000 पुरानी सभ्यता हमारे जिले में है। वहीं यह राजस्थान कैनाल, जो कि एशिया की सबसे बड़ी नहर है। संसद ने कहा कि इसके अलावा जब भी इस बुक्स की शुरुआत होगी तो जिले में स्थित गोगामेड़ी, भटनेर दुर्ग आदि की कहानियां प्रथम पृष्ठ पर होंगी। इससे बच्चों को सामान्य ज्ञान की जानकारी मिलेगी। केंद्रीय शिक्षा नीति को 2020 को मैं बहुत अच्छे तरीके से देखता हूँ। देखो, हमारे आने वाले जो बच्चे हैं, हमारे जो लोकसभा जैसे गंगानगर और हनुमानगढ़ के बच्चे हैं, उनको बच्चों को पता ही नहीं कि यहाँ पे कालीबंगा सभ्यता है क्या। विश्व की सबसे प्राचीन मोहनजोदड़ो की करीबन 8000 साल पुरानी सभ्यता जो हमारे यहाँ पे है, बच्चों को पता नहीं। और शायद आप भी वहाँ पे नहीं गए होंगे, या गए हैं तो आप कोई कार्यक्रम के मुताबिक कभी गए होंगे, लेकिन उनको बच्चों को बताने के लिए, क्योंकि वहाँ पे लोकल जैसे राजस्थान कैनाल है जो एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नहर है, यहाँ पे गोगामेड़ी का मेला लगता है, यहाँ पे भटनेर दुर्ग है ना। इन सारी जो ये कहानियाँ हैं ये हमारे फर्स्ट पेज पे होगी और बच्चों की शुरुआत यहीं से होगी। यह शिक्षा नीति यानी जहाँ भी जिस भी ज़िले में जब इसकी बुक्स की शुरुआत होगी तो वहाँ लोकल क्या वहाँ पे स्मारक बने हैं, क्या वहाँ पे देश के क्रांतिकारी लोग कैसे वहाँ पे काम किया, इस देश की आज़ादी के लिए लोगों ने वहाँ पे कितने फ्रीडम फाइटर लोग बने हैं, वो सारे के सारे उसमें बताया जाएगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे है। एनजीटी आदेश को लेकर कलेक्टर जाकिर हुसैन ने शनिवार को अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में एनजीटी के निर्देश की पालना को लेकर नगर पालिका के ईओ, जिला परिषद सीईओ, नगर परिषद कमिश्नर, डीएफओ आदि से समीक्षा की गई। कलेक्टर ने बताया कि सोमवार को सीएम की वीसी होगी, उसकी तैयारियों को लेकर अधिकारियों से फीडबैक लिया गया है। सोमवार को माननीय मुख्य सचिव महोदय द्वारा एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रखी गई है, जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जो समय समय पे निर्देश दिए हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और एनवायरनमेंट के संबंध में, उसके लिए तो जो भी निर्णय आए हुए हैं उनकी पालना किस तरह से हो रही है, इसके लिए आज हमने एक तैयारी करने के लिए एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें सभी नगर पालिकाओं के ईओज, यहाँ के कमिश्नर और प्रमुख मुख्य चिकित्सा अधिकारी और जिला परिषद सीईओ और हमारे सारे ऑफिसर्स, फॉरेस्ट के डीएफओ साहब, हमारे एडीएम साहब, हम सारे इकट्ठे हुए हैं। और जो बिंदु राज्य सरकार ने कंप्लाइंस के बताए हैं पर्यावरण संरक्षण और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के, उसकी तैयारी के लिए हमने मीटिंग रखी है। वैसे भी रेगुलर मीटिंग हम लोग करते रहते हैं, और जो एनजीटी के निर्देश हैं उसकी पालना के संबंध में जो स्थानीय निकाय विभाग, जिला परिषद और वन विभाग और चिकित्सा विभाग के द्वारा जो पालना की जा रही है उसके बारे में प्रगति हम लेते रहते हैं। आज ये उसी का हिस्सा था। सोमवार को जो वीसी होगी उसकी तैयारी के संबंध में ये मीटिंग रखी थी, तो उसके जो पॉइंट्स हैं उन सब पे प्रगति लाने के लिए हमने समीक्षा की है। हनुमानगढ़ दौरे पर आए प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला के समक्ष क्षेत्र के किसानों, आम नागरिकों ने बिजली बिल में लग रहे स्थायी शुल्क और मीटर किराया बंद करने की मांग की। नागरिकों ने कहा कि बिल में स्थायी शुल्क और मीटर किराया बेवजह से वसूला जा रहा है। करीब 30 वर्षों से यह वसूली डिस्कॉम कर रहा है, जो सरासर गलत है। नागरिकों का कहना था कि जब कनेक्शन लेते हैं तो उस समय सिक्योरिटी राशि जमा करवाते हैं, इसके बाद किराया किस चीज का। इस पर प्रभारी मंत्री ने इसे बंद करवाने का आश्वासन लोगों को दिया। हनुमानगढ़ दौरे के दौरान प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला ने कांग्रेस नेताओं की बैठक ली। बैठक में एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने भी बिजली बिलों को लेकर काफी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए बिजली बिल एक बड़ी समस्या बन गई है। इस पर एक कांग्रेसी ने अपनी पार्टी की इज्जत बचाने के लिए संबोधित कर रहे नेता को चुप रहने का इशारा भी किया, मगर उन्होंने चंद मिनटों में ही बिजली से जुड़ी समस्या प्रभारी मंत्री के समक्ष रख दी। देखिए पूरा दृश्य। दूसरा जाकर पूछता है आपके कितने लगे हुए हैं कूलर, कितने आपके गीजर लगे हुए हैं,
और वो लोगों पे लिखा हुआ ऐसी परेशानियां आ रही हैं, ये साहब इसको भी आप थोड़ा ध्यान दो, पानी की व्यवस्था भी आप करो। बाकी मैं तो ज्यादा क्या कहूँ, हमारे जमींदार कौन भर सके, बिजली को बिजली कौन भर सके, ताकि इनको मीटर कराए तो नहीं आना चाहिए, इन्हें तोड़ो मीटर में भरा बिजली 90 पैसे में पहले दे रहे थे, आज भी दे रहे हैं। ट्यूबवेल की है, ट्यूबवेल की जो है घरांगी तो जो वो इस्तेमाल कर सो, जो पैसा लाग मीटर किराया बंद करो, मीटर का बिल जो मैं देंगा 250 लग जाता और मीटर किराया 500 रुपये 9 लाख के सब 500 रुपया, इन्हें रोको और बंद कर दो। भारतीय फुटबॉल क्लब की ओर से नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत शनिवार को खिलाड़ियों को मास्क बांटे गए। इस मौके पर खिलाड़ियों ने हमेशा मास्क लगाने की भी शपथ ली। साथ ही खिलाड़ियों ने केंद्र सरकार की गाइडलाइन की पालना कर खेल खेलने की बात कही। संकल्प लेता हूँ कि मैं कोविड-19 के बारे में सबको सतर्क करूँगा और स्वयं भी सतर्क रहूँगा और मुझे और मेरे साथियों को इससे जुड़े खतरे को हमेशा ध्यान में रखूंगा। मैं इस घातक विषाणु के प्रसार को रोकने संबंधी सभी आवश्यक सावधानियां बरतने का वचन देता हूं। मैं कोविड से जुड़े आचार व्यवहार का अनुसरण करने और दूसरों को भी इसके लिए, जैसा कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन है, जैसे ग्राउंड में खेलते टाइम मास्क नहीं लगा सकते, उसके अलावा नो मास्क नो एंट्री के तहत आज भारतीय फुटबॉल क्लब की तरफ से भी सभी खिलाड़ियों को मास्क बांटे गए हैं और पूरी तरह उनकी गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं हम लोग। इसी की आज हमारे ग्राउंड के खिलाड़ियों ने इसी तरह की शपथ भी ली है कि नो मास्क नो एंट्री को हर जगह फॉलो करेंगे और जहाँ भी जाएंगे ये मास्क वहाँ अपने साथ रखेंगे। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत टीबी रोग सर्वे खोज अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान 3 से 16 अक्टूबर तक चलेगा। इसके तहत उन लोगों के पास पहुंचने का प्रयास किया जाएगा जो अस्पताल में नहीं पहुंच पाते। वरिष्ठ विशेषज्ञ प्रभारी जिला क्षय निवारण केंद्र डॉक्टर रविशंकर शर्मा ने बताया कि जो मरीज अस्पताल पहुंचते हैं उनकी खोज आसानी से हो जाती है। उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान सर्वे टीम कच्ची बस्ती, ईंट भट्टा, वृद्धाश्रम, जेल में रहने वाले ऐसे लोग जो अस्पताल पहुंच नहीं पाते, सर्वे टीम करीब 2 लाख लोगों की जांच करेगी। इसके लिए जिले भर में 380 टीमें बना रखी हैं जो घर घर जाकर सर्वे का काम करेंगी। नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम यानी राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत टीबी रोगी सर्वे खोज अभियान, जिसको कि एक्टिव केस फाइंडिंग के नाम से दिया गया है, वो चालू किया गया है, जो कि 3 अक्टूबर से 16 अक्टूबर के दौरान चल रहा है। इसके अंतर्गत हम उन लोगों के पास पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जो कि अस्पताल नहीं पहुंचते हैं। अस्पताल पहुंचते हैं उनको तो हम पैसिव टीबी रोगी खोज हो जाता है, और जो जिनके घर जाके हम खोजते हैं उसको कह देते हैं एक्टिव केस फाइंडिंग कह देते हैं। उसके दौरान हमारे जैसे कच्ची बस्ती है, ईंट भट्टे हैं, या फिर हमारे ज़िले के अंदर जो वृद्धाश्रम है, जेल हैं, ऐसे लोगों के पास जहाँ पर वो लोग हमारे पास पहुँच नहीं पाते हैं, उन लोगों के पास पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं। और ऐसी हमारी करीब 2 लाख जनसंख्या है जिसके पास हम इस दौरान पहुँचेंगे। और इसके लिए 380 टीमें हमने बना रखी है जो कि घर घर जाकर के उनके जो भी जहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं उनके पास पहुँचकर हम ये प्रयास कर रहे हैं। सर्वे टीम के मुताबिक एक दिन में करीब 250 आदमियों की स्क्रीनिंग की जाएगी। इस दौरान ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा जिनको लंबी खांसी, बुखार, भूख कम लगना, बलगम में खून आना, इनकी जांच होगी। अगर किसी व्यक्ति को टीबी आती है तो उसकी जांच में यह पता चलता है कि दवाइयां काम करती हैं या नहीं।
इसी के तहत आशा वर्कर को 500 रुपए राशि मिलेगी, जो कि प्रत्येक घर का सर्वे करेगी। इसके अलावा आशा वर्कर को एक घर का सर्वे करने पर 5 रुपए इनिशिएटिव के रूप में भी मिलेंगे। और प्रत्येक जो एक टीम है वो 250 आदमियों को एक दिन में स्क्रीन करती है, और उनमें अगर किसी को भी लंबी खांसी, बुखार, भूख कम लगना, वजन कम होना, बलगम में खून आता, ऐसा कोई भी मिलता है, उसका बलगम की जांच करते हैं। और बलगम की जांच के अलावा अगर उसको टीबी आती है तो उसकी सीवी नेट जाँच भी करते हैं, जिससे ये भी पता लगता है कि उसको दवाइयाँ काम कर रही है या नहीं कर रही है। और इस दौरान जो भी टीबी का रोगी खोज करते हैं तो उसके लिए जो आशा वर्कर है उसको 500 रुपया राशि भी मिलेगी। और प्रत्येक घर का जो वो अगर सर्वे करती है, स्क्रीनिंग करवाती है, तो एक चूल्हे घर में उसको 5 रुपये आशा को इंसेंटिव भी दिया जाएगा। और सरकार द्वारा जो निक्षय पोषण योजना चल रही है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक टीबी के मरीज को 500 रुपया दिया जाता है, वो हर टीबी के मरीज को जो इस दौरान खोजे जाएंगे उनको भी निक्षय पोषण योजना का लाभ दिया जाएगा। सब्जी मंडी आड़तिया यूनियन के पदाधिकारी शनिवार को कोषाध्यक्ष ओम प्रकाश सैनी के नेतृत्व में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में सब्जी व फ्रूट मंडी में नो एंट्री बंद करवाने की मांग की। कोषाध्यक्ष ओम प्रकाश सैनी ने बताया कि 9 बजे बाद सब्जी मंडी में नो एंट्री हो जाती है और शाम 8 बजे तक गाड़ी वहीं खड़ी रहती है। इससे आड़तियों, किसान और मजदूरों को नुकसान हो रहा है। यूनियन की मांग है कि सिलेंडर, दूध, सब्जी आदि आवश्यक वस्तुओं की मंडी में नो एंट्री नहीं होनी चाहिए। मेरा नाम ओम प्रकाश सैनी, कोषाध्यक्ष सब्जी मंडी आड़तिया यूनियन का। और हमारे क्या है कि यहाँ नो एंट्री का प्रावधान है। 9 बजे से लेकर ये नो एंट्री कर देते हैं। जो सब्जी गाड़ियाँ आती है भारी साधन के लिए क्या दिक्कत होती है, क्या कल परसों अनिल छिंदा जी ने 4-5 गाड़ियों में चालान कर दिए थे, और हमने कलेक्टर साहब से मिले हैं और कलेक्टर साहब ने कहा कि ये सब्जियों के लिए नो एंट्री नहीं होगी। और हमारे को अनुशासन दिया है कि अभी कल या परसों से आपको करवा देंगे, नो एंट्री नहीं होगी सब्जी। क्या नुकसान क्या होता है इसके? नुकसान इसमें क्या होता है साहब, 9 बजे बाद में ये गाड़ी नहीं बढ़ने देते हैं, तो शाम को 8 बजे तक गाड़ी खड़ी रहती है, तो उसमें क्या सब्जी वेस्टेज हो जाती है धूप में। उस वजह से किसान को भी नुकसान है और आड़तियों को भी नुकसान है, मजदूर लोगों को भी नुकसान है। जिला हनुमानगढ़ खाद्य व्यापार संघ की नई कार्यकारिणी के चुनाव 18 अक्टूबर को होंगे। यह निर्णय शनिवार को टाउन की फूड ग्रेन धर्मशाला में हुई जिले भर के व्यापारियों की बैठक में लिया गया। संघ की नई कार्यकारिणी के चुनाव को लेकर हुई बैठक काफी हंगामेदार भी रही। बैठक में संघ से जुड़े टाउन व जंक्शन के अलावा संगरिया, पिलीबंगा, डबली, राठान, रावतसर, टिब्बी के व्यापारी भी शामिल हुए। बैठक में इन मंडियों के व्यापारियों ने 18 अक्टूबर को चुनाव करवाए जाने पर सहमति जताई, जबकि नोहर, भादरा व तलवाड़ा झील मंडियों के व्यापारियों ने चुनाव को लेकर दूरभाष पर सहमति जताई। फूड ग्रेन मर्चेंट्स एसोसिएशन अध्यक्ष आशीष शेषारिया ने बताया कि बैठक में राजस्थान सरकार से मंडी शुल्क शून्य करने, कृषि कल्याण कोष समाप्त करने की मांग की गई, ताकि मंडियों का अस्तित्व बचा रह सके। बैठक में संघ के निवर्तमान अध्यक्ष घनश्याम भादु, अजय सर्राफ, प्रेम सेवर, अरुण कामराज, सुभाष सिंगला, प्यारेलाल बंसल आदि मौजूद रहे। और सबसे अच्छी बात ये होगी कि मंडियों के प्रधान और जिला कार्यकारिणी है अपने ये मान रहे हैं कि इन्होंने और इनकी कार्यकारिणी ने पीछे 2 साल से निष्क्रिय हो रही है। अपने ये चाहते हैं कि जुझारू व्यक्ति इसके अंदर आगे आए और जो व्यापारियों की लड़ाई लड़े। आज हनुमानगढ़ जिले खाद्य व्यापार की मीटिंग थी टाउन में, और नए चुनाव के लिए थी, नई कार्यकारिणी गठित करनी है, परंतु उसमें बादू जी को बुलाया नहीं गया जो हमारे अध्यक्ष हैं। तो उन्होंने कहा भी मेरे वगैरह आपने एक मीटिंग क्यों रखी। तो अब वहाँ ये बात हुई, जब आपने काम ही नहीं किया इतने सालों में तो फिर फ़ायदा क्या पद का रहने का। तो इन्होंने कहा जी मेरे को कहते मैं पद छोड़ता। अब बादू जी ने कहा भी 18 तारीख को नई कार्यकारिणी के लिए मीटिंग रखी है, अब जगह तय करनी है भी टाउन या जंक्शन दोनों में से, उसमें नई कार्यकारिणी के गठन के बारे में विचार विमर्श। आज हमारे पीलीभंगा, टाउन, जंक्शन, कोल्लूवाला, रावसर, टिब्बी, डवली, संगरिया, इन मंडियों के व्यापारी आए थे। अपने खेत में स्प्रे कर रहे एक युवक की मौत स्प्रे चढ़ने से हो गई। इसके बाद परिजन उसे उपचार के लिए टाउन अस्पताल लेकर आए, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। टाउन थाना के एसआई प्रकाश चंद्र ने बताया कि जगदीश राम नायक निवासी 4 AWUSM आरैयावाली ने थाने में रिपोर्ट दी है कि उसका लड़का प्रेम कुमार अपने ही खेत में स्प्रे कर रहा था। इस दौरान स्प्रे चढ़ने से उसकी मौत हो गई। शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया है।
श्री जगदीश राम नायक निवासी 4AWSM अरैयावाड़ी ने थाना में रिपोर्ट दी कि उसका लड़का प्रेम कुमार उम्र 20 साल अपने खेत में स्प्रे कर रहा था। इसी दौरान स्प्रे से चलने के कारण उसको इलाज के लिए हनुमानगढ़ टाउन हॉस्पिटल में लाया गया, जहां पे उसकी मौत होगी और अभी उसका पोस्टमार्टम करवा के परिवारजनों को लाश सुपुर्द की गई है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।